कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो यूज़फुल रहती हैं। जैसे हम गियर मेजरमेंट में भी पढ़ते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म्स हमारे लिए यूज़फुल रहेंगी और कौन सी टर्म्स को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमारे स्क्रू थ्रेड के अंदर हमें स्टडी करने हैं या इंपॉर्टेंट रोल। तो थ्रेड्स हैं वो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो आपकी थ्रेड्स को इंडिकेट कर रही हैं। ये थ्रेड्स आपके किसी पे भी हो सकती हैं, स्क्रू पे भी हो सकती हैं, नट एंड बोल्ट पे भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल थ्रेड भी हो सकती हैं, इंटरनल थ्रेड्स भी हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है थ्रेड्स को आपको कहाँ पे यूज़ करना है। अब वो थ्रेड्स अगर आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि थ्रेड्स के अंदर जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं वो टर्म्स हैं क्या, एक्चुअली कैसे उनको हम मेजर करते हैं और कौन सी चीज़ है जिसको हम क्या बोल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए रहता है पिच। तो पिच ऑफ ए थ्रेड अगर हमें मेजर करना है तो कोई भी दो कंटिन्यूअस आपकी थ्रेड्स हैं, उनके सेंटर पॉइंट्स को अगर हम किसी भी स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलाते हैं, तो जैसे आपकी ये थ्रेड है, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है, नेक्स्ट थ्रेड आपकी यहाँ पे है, इसका सेंटर पॉइंट ये वाला है, दोनों को अगर हम यहाँ पे मिलाते हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है आपकी पिच ऑफ थ्रेड। अगर हम इसको हाफ कर देते हैं, यानी कि दो की जगह एक को ही अगर हम मेजर करेंगे, तो वो पिच आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका एरिया पिच बाई 2। क्रेस्ट है वो आपका अपर एरिया, जो आपकी थ्रेड है उसके ऊपर का जो एरिया है वो आपका क्या कहलाता है, क्रेस्ट। फ्लैंक एरिया कहलाता है जो भी आपका इंक्लाइंड एरिया है जिसके ऊपर आपकी थ्रेड बनी हुई है। तो जो थ्रेड का इंक्लाइंड एरिया रहेगा वो आपका कहलाएगा फ्लैंक। एंगल ऑफ थ्रेड अगर हमें मेजर करना है तो कोई भी दो इंक्लाइंड एरिया, जो भी हमारी जो थ्रेड्स हैं उनके बीच का जो इंक्लिनेशन एंगल है वो हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ स्क्रू थ्रेड। रूट अगर हम बात करेंगे तो जो अब इसका बेस रहेगा थ्रेड का वो उसकी रूट कहलाता है। डायमीटर आपके इसके अंदर 3 डायमीटर होंगे, मेजर डायमीटर, पिच डायमीटर एंड माइनर डायमीटर। मेजर डायमीटर आपके आउटर एरियाज को आपको कवर करता है। माइनर डायमीटर आपकी पिच के जो मतलब आप ये थ्रेड यूज़ कर रहे हो, इस थ्रेड का जो मिनिमम एरिया है उसको सेंटर से जो आप मेजर करोगे वहाँ पे उसका माइनर डायमीटर हो जाएगा। पिच डायमीटर इसकी जो पिच को कवर करते हुए जो लाइन आपकी बनेगी वो आपका डायग्राम पिच डायमीटर कहलाता है। तो ये हमारी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं स्क्रू थ्रेड के। अगर हम डिफाइन करें कि स्क्रू थ्रेड एक्चुअली है क्या, तो डेफिनेशन क्या हो सकती है स्क्रू थ्रेड की। A screw thread is the helical reed produced by forming a continuous helical groove of uniform section on the external or internal surface of a cylinder or a cone। तो कोई भी सिलेंडर या कॉन के अंदर एक्सटर्नल या इंटरनल साइड के अंदर एक कंटिन्यूसली हेलिकल ग्रूव अगर हम बना देते हैं तो वो हेलिकल ग्रूव आपका क्या कहलाता है, स्क्रू थ्रेड। ए स्क्रू थ्रेड फॉर्म्ड ऑन ए सिलेंडर इज नॉन एज स्ट्रेट और पैरेलल स्क्रू थ्रेड। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर आपके कंटिन्यूसली थ्रेड्स बनी हुई हैं, तो जो स्क्रू थ्रेड्स आपके सिलेंडर के ऊपर बनी हुई हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रेट और पैरेलल स्क्रू थ्रेड, जो कि सेम साइज की थ्रेड्स इक्विवेलेंट बनी हुई है। वाइल द वन फॉर्म्ड ऑन ए कॉन इज नॉन एज टेपर्ड थ्रेड्स। और जैसे हम स्क्रू में देखते हैं कि उसका एक एज शार्प होता है और धीरे धीरे वो थ्रेड्स है वो मोटी होती जाती हैं, तो वो एक कॉन के ऊपर थ्रेड बनती हैं और उन थ्रेड्स को हम बोलते हैं टेपर्ड थ्रेड। और जो हमारे पैरेलल जो नट होते हैं उनके ऊपर अगर थ्रेड्स बनती हैं तो उनको हम बोलेंगे पैरेलल स्क्रू थ्रेड, क्योंकि वो थ्रू आउट पैरेलल रहेंगी, उनका डायमीटर सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये सिलेंडर के ऊपर जो थ्रेड्स बनी हुई हैं वो आपकी एक्सटर्नल थ्रेड्स हैं। बट यहीं अगर आपका ये बोल्ट होता और उसके अंदर ये थ्रेड्स बनी हुई होती तो ये थ्रेड्स आपकी इंटरनल थ्रेड्स में काउंट होती। अगर हम थ्रेड्स की टाइप की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ द थ्रेड्स क्या हो सकता है, एक्सटर्नल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड का एग्जांपल मैंने आप लोगों को अभी बताया कि द थ्रेड फॉर्म्ड आउटसाइड ऑफ ए वर्कपीस इज नोन एज एक्सटर्नल थ्रेड, एग्जांपल ऑन बोल्ट और स्टड्स। एंड इंटरनल थ्रेड फॉर्म्ड ऑन इनसाइड ऑफ ए वर्कपीस is known as internal thread, that is on a nut or female screw gauge। तो दैट मीन्स ऐसे जो पार्ट्स हैं जिनके अंदर इंटरनली थ्रेड्स बनी हुई हैं वो इंटरनल थ्रेड होंगी और जिसके ऊपर बाहर की तरफ थ्रेड बनी हुई हैं वो एक्सटर्नल थ्रेड कहलाती हैं।
स्क्रू थ्रेड का यूज क्या है? स्क्रू थ्रेड्स आर यूज्ड टू होल्ड पार्ट्स टुगेदर, एक्ट एज फास्टनर्स। जो हम कोई भी दो पार्ट्स को अगर हम एक साथ ज्वाइन करते हैं तो एक साथ ज्वाइन करने के लिए हमें कोई भी फास्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हमारी थ्रेड्स हैं वो काम आती हैं कि जब भी हम दो पार्ट्स को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो थ्रेड्स की वजह से वो पार्ट इजीली ज्वाइंट हो सकता है। टू ट्रांसमिट मोशन एंड पावर, स्क्वायर और एक्मे थ्रेड जिनको हम यूज़ करते हैं पावर और मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे हम स्क्रू को यूज़ करेंगे और उसके ऊपर एक नट को हम वहाँ पे फिक्स करके कभी भी हमें पावर को ट्रांसमिट करनी होती है तो स्क्रू के थ्रू हम पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं, मूवमेंट दे सकते हैं। जैसे आप लोग अगर कोई भी ड्राइव है, अगर उसका एक सरफेस फिक्स करके वहाँ पे बोल्ट जॉइंट करके और दूसरा उसमें एक स्क्रू किसी भी मोटर से कनेक्ट कर देते हो तो ऊपर वाली सरफेस है वो उस स्क्रू के ऊपर मूव होना स्टार्ट हो जाती है। स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी जो हमने अभी देखी थी, टर्मिनोलॉजी में डिफरेंट जो आपके एरियाज हैं, जो आपकी पिच है, क्रेस्ट है, फ्लेंज एंगल है, अडेंडम एंड डिडेंडम सर्कल्स हैं, एक्सेल थिकनेस है, तो ये सारी चीज़ें आपकी थ्रेड एंगल और ये सारी वही चीज़ें हम दोबारा से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि आपका ये जो थ्रेड के सारा का सारा जो टर्मिनोलॉजी बनाई गई है वो कहाँ पे है? ये आपके स्क्रू के अपर सरफेस के ऊपर। यहाँ पे हमने एक छोटा सा इसको जूम करके एरिया को और फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट की। तो कोई भी थ्रेड्स हैं वो इसी तरह से बनती हैं और इसी तरह से हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमारी टर्मिनोलॉजी थी, जो वर्ड्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, दैट मीन्स फर्स्ट पिच, द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए स्क्रू थ्रेड टू ए कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस। तो सेम एक्सिस के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, आपके यहाँ पे टॉप से भी ले सकते हो, इसके सेंटर से भी ले सकते हो या इसके बेस से भी ले सकते हो, बट यही सेम पॉइंट आपकी नेक्स्ट थ्रेड के आउटर एरिया के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। तो दोनों ही पॉइंट्स को मैच करने वाली जो आपकी एक्सिस की लाइन होगी वो एक्सिस की लाइन यानी जो डिफरेंस है इनका वो कहलाएगा इसका पिच। नेक्स्ट पॉइंट, लीड, द डिस्टेंस ए स्क्रू थ्रेड एडवांसेज इन वन टर्न। एक बार टर्न करने के ऊपर कितनी डिस्टेंस आपका स्क्रू कवर करता है तो वो क्या कहलाता है उसका लीड। फॉर ए सिंगल स्टार्ट थ्रेड लीड इक्वल्स पिच, जितनी पिच होगी उतनी उसकी लीड हो सकती है। फॉर डबल स्टार्ट जिसके अंदर आपके थ्रेड्स डबल दो जगह से स्टार्ट होती हैं उसके लिए 2 × पिच एंड सॉन, अलग अलग आपके जैसे जितने थ्रेडिंग स्टार्ट हो सकती हैं उतनी थ्रेडिंग के अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट स्क्रूज हैं उनकी लीड चेंज हो सकती है। थ्रेड फॉर्म कैसी होती है? द क्रॉस सेक्शन ऑफ थ्रेड कट बाई ए प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस। तो अगर हम उस एक्सिस को लेके अगर किसी भी थ्रेड का अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो क्रॉस सेक्शन में थ्रेड कट जो एरिया आएगा किसी प्लेन के थ्रू तो वो कहलाएगा आपकी थ्रेड फॉर्म, कि किस तरह की आपकी थ्रेड यहाँ पे बनी हुई है। अगर आपकी स्ट्रेट है, हेलिकल है, स्क्वायर है तो वो चीज़ हम वहाँ पे उससे थ्रेड फॉर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजर डायमीटर, दिस इज ए डायमीटर ऑफ एन इमेजिनरी सिलेंडर। इमेजिनरी सिलेंडर हम यहाँ वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि वो सिलेंडर पहले था बट अभी नहीं है, अभी उसके ऊपर थ्रेड्स बन चुकी हैं। कोएक्सियल विद द स्क्रू विच जस्ट टचेज द क्रेस्ट ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड और रूट्स ऑफ एन इंटरनल थ्रेड। तो यहाँ पे जो हम एरिया देख रहे हैं कि जो आपके एक्सटर्नल थ्रेड को ये क्रेस्ट को यहाँ से टच कर रहा है तो वो एरिया आपका क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल डायमीटर। और जो मेजर डायमीटर है, और यहीं अगर आपका मिनिमम जो एरिया था जो रूट्स को टच करता है तो वो आपका क्या होगा? इंटरनल या माइनर डायमीटर। तो क्रेस्ट वाला हो गया आपका मेजर डायमीटर और रूट्स वाला हो गया माइनर डायमीटर। इफेक्टिव डायमीटर या हम उसे बोल सकते हैं पिच डायमीटर, जो आपके पिच वाले एरिया को यानी कि दोनों के बीच में जो सेंटर का एक्सिस है उस एरिया के ऊपर जो आप डायमीटर कैलकुलेट करेंगे वो डायमीटर आपका कहलाएगा पिच डायमीटर। देन फ्लैंक, इट इज़ अ थ्रेड सरफेस दैट कनेक्ट्स क्रेस्ट विद रूफ। दैट मीन्स जो इंक्लाइंड एरिया था जो कि आपके क्रेस्ट को रूफ से कनेक्ट करता है तो वो इंक्लिनेशन एरिया है वो कहलाता है फ्लैंक। डेप्थ ऑफ थ्रेड, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ स्क्रू। यहाँ पे फ्लैंक था आपका इंक्लाइंड एरिया और अगर हम आपके क्रेस्ट को रूट से
डायरेक्टली परपेंडिकुलर एक्सिस के मिला देते हैं तो वो एरिया कहलाता है आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड। एंगल ऑफ थ्रेड इंक्लूडेड एंगल बिटवीन साइड्स ऑफ थ्रेड मेजर्ड इन एक्सिस प्लेन। तो दैट मीन्स जो फ्लेंज एरिया था, जो दोनों तरफ से इंक्लाइंड एरिया था, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो आपका कहलाएगा एंगल ऑफ थ्रेड। हेलिक्स एंगल, एंगल दैट द थ्रेड मेक्स विथ प्लेन परपेंडिकुलर टू थ्रेड एक्सिस। थ्रेड एक्सिस के साथ आपकी जो प्लेन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर में जो एंगल बनता है वो एंगल आपका कहलाता है हेलिक्स एंगल। देन द फ्लैंक एंगल, इट इज हाफ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द थ्रेड। जो थ्रेड एंगल होगा उसका अगर हम हाफ कर देते हैं तो वो एरिया कहलाता है आपका फ्लैंक एंगल। अडेंडम, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द पिच लाइन मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द स्क्रू। तो दैट मीन्स जो आपके थ्रेड एरिया था, थ्रेड की आपकी लेंथ थी, उसको अगर हम हाफ कर देते हैं पिच तक तो वो ऊपर वाला एरिया कहलाता है आपका अडेंडम। एंड डिडेंडम आपका कहलाता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पिच लाइन एंड द रूट मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द स्क्रू। तो स्क्रू के एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम मेजर करते हैं तो आपके पिच से और आपके रूट तक का जो एरिया है वो कहलाता है डिडेंडम। टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी ऑफ ए स्क्रू थ्रेड इट विल बी नेसेसरी टू मेजर द फॉलोइंग। तो दैट मीन्स अगर हम स्क्रू को मेजर कर रहे हैं कि उसके हमें मेजरमेंट अगर करना है कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, उसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है, तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जिनको हमें पढ़ना होगा या मेजर करना होगा। तो वो पॉइंट्स हैं हमारे मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, इफेक्टिव और पिच डायमीटर, पिच एंड थ्रेड एंगल एंड फॉर्म, कि किस टाइप की आपकी थ्रेड है, क्या एंगल है उसके, पिच कितनी है, इफेक्टिव और पिच डायमीटर क्या है, और मेजर और माइनर डायमीटर क्या होंगे। तो ये सारी अगर कैलकुलेशन हम करते हैं तो हमारे स्क्रू की एक्यूरेसी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनको अगर हमें मेजर करना है तो मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एपरेटस होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प के साथ हम इनको मेजर कर सकें। तो द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू फाइंड द मेजर डायमीटर आर बेंच माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर हम लोगों ने स्टडी किया था कि हम इससे डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो डायमीटर मेजर कर सकते हैं इससे, बट यहाँ पे क्या है, बेंच माइक्रोमीटर है, जिससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो एरिया है जहाँ पे आपकी स्क्रू है वो फिक्स रहेगा, और माइक्रोमीटर से हम यहाँ पे इसकी पिच को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सॉरी इसके एक्सटर्नल डायमीटर को। तो यहाँ पे दो फ्लैंक होंगी और दो एनविल होंगी सर, तो दो एनविल दोनों तरफ से इसमें कनेक्ट रहेंगी, और इसका मैक्सिमम जो डायमीटर है, जो मेजर डायमीटर है, वो हम यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो दोनों एनविल इसके दोनों आउटर सरफेसेस के ऊपर कनेक्ट हो सकती हैं, और वहाँ से ईजिली इसका डायमीटर कैलकुलेट किया जा सकता है। और यहाँ जो स्केल है वो आपकी माइक्रोमीटर स्केल बनी हुई है, उससे हम यहाँ कैलकुलेट करके इसका डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर है, उससे भी हम कर सकते हैं। उससे क्या रहता है कि नॉर्मल जो मेथड होता है तो उसमें यही रहता है, हमारा मेजर डायमीटर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं S प्लस माइनस R1 माइनस R2, जहाँ पे S क्या है, साइज ऑफ सेटिंग गेज जो हमने कैलकुलेट किया है, R1 माइक्रोमीटर रीडिंग और सेटिंग गेज, सेटिंग गेज को हमने जो मेजर किया था उसके ऊपर माइक्रोमीटर की कितनी रीडिंग आ रही है वो हम प्लस कर देते हैं, और R2 है माइक्रोमीटर रीडिंग ओवर थ्रेड। थ्रेड को अगर हम ज़्यादा प्रेस कर देते हैं तो अगर उससे आपके माइक्रोमीटर की रीडिंग चेंज हो रही है तो वो जो रीडिंग में चेंज है वो हम R2 यहाँ पे यूज़ करके उसे माइनस करते हैं। तो इस तरह से आपकी जो रीडिंग आएगी वो टोटल आपका मेजर डायमीटर कैलकुलेट होगा। ये है बेंच माइक्रोमीटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके होल्डिंग सेंटर्स हैं लेफ्ट, नीचे और ऊपर की तरफ, दोनों तरफ। यहाँ आपके सपोर्ट्स दिए हुए हैं, इन सपोर्ट्स के बीच में हम यहाँ पे क्लैंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी थ्रेड है उसको आप यहाँ पे फिक्स करेंगे, तो ये आपकी मेजरिंग एनविल्स हैं, वो उसको दोनों तरफ से टच करेंगी, और टच करने के ऊपर हमें पता चलता है कि उसका जो सिलेंडर है यानी कि उसका डायमीटर कितना होगा, जो एक्सटर्नल डायमीटर हम यहाँ पे मेजर डायमीटर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसको जैसे ही हम रोटेट करेंगे, यहाँ पे आपके इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर के अंदर आपकी रीडिंग्स कैलकुलेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था बेंच माइक्रोमीटर का, जिससे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, स्क्रू थ्रेड की मेजर डायमीटर को हम मेजर कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको डायग्राम में इजीली दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो होल्डिंग सेंटर्स थे उन दोनों होल्डिंग सेंटर के बीच में हमने स्क्रू को होल्ड किया, जो दोनों एनविल्स थी। तो एनविल के एरिया जो फ्लैट एरियाज थे वो उसके एक्सटर्नल थ्रेड के आउटर एरियाज के ऊपर टच होते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच का जो आपके मेजर डायमीटर हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, और वो डिस्टेंस हम इजीली माइक्रोमीटर से मेजर करके नोट डाउन कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ द मेजर डायमीटर ऑफ एन इंटरनल थ्रेड। अब यही आपका अगर एक्सटर्नल की जगह इंटरनल थ्रेड होगा तो हम वहाँ पे कैसे मेजर करेंगे? सेम मेथड रहेगा, और इसके अंदर आपको सिलेंड्रिकल स्टैंडर्ड डायमीटर है वो यूज़ करने होंगे, और थ्रेड्स में हम माइनस जो इसकी वैल्यू है वो कर सकते हैं। द माइनर डायमीटर इज मेजर्ड बाई ए कंपेरेटिव मेथड यूजिंग फ्लोटिंग कैरियर्स डायमीटर, मेजरिंग मशीन एंड स्मॉल वी पीसेज विच मेक कॉन्टैक्ट विद द रूट ऑफ द थ्रेड। तो वी पीस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जो कि आपके रूट को टच करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके इंटरनल थ्रेड के अंदर आपकी टर्मिनोलॉजी बदल जाती है। यहाँ जो रूट है वो आपका मेजर डायमीटर शो करती है, और आपके एक्सटर्नल थ्रेड के अंदर वही माइनर डायमीटर शो करती है। तो दीज वी पीसेज आर मेड इन सेवरल साइज हैविंग सुटेबल रेडी एट द एजेस। वी पीसेज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रोमीटर एनविल जो है उसके अंदर जो वी पीसेज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वी शेप की जो आपकी शेप होगी वो यहाँ पे इस थ्रेड के जो बीच में इसका रूट एरिया है वो वहाँ तक उसके अंदर इजीली जा सकती है। तो जहाँ पे आपके रूट्स होंगे वहाँ पे हम इसको एनविल की हेल्प से फिक्स करेंगे। दोनों तरफ रूट्स के ऊपर उन्हें माउंट किया जाएगा, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे परपेंडिकुलरली मेजर कर लिया जाएगा। तो वो आपका माइनर डायमीटर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों ही डायमीटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेजर डायमीटर भी और माइनर डायमीटर भी। तो दोनों के अलग अलग डिफरेंट मेथड से जिनको हमने देखा और जिनसे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। पिच मेजरमेंट अगर हमें करना है, थर्ड पॉइंट था हमारा। तो द मोस्ट कॉमन यूज मेथड फॉर मेजरिंग द पिच आर पिच मेजरिंग मशीन, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप या स्क्रू पिच गेज। तो ये तीनों मेथड हैं जिनसे हम पिच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप जो कि मोस्टली कॉमन यूज होता है पिच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे हमारे एक माइक्रोस्कोप है, और इस माइक्रोस्कोप को हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। इसके ऊपर आपका टूल या थ्रेड्स जो भी हैं जिनको अभी माउंट करना है उन्हें हम यहाँ पे माउंट करके टेबल के ऊपर इजीली, और फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उसे मैग्नीफाई करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे जो थ्रेड्स है उसका पिच डायमीटर कितना होगा। तो नॉर्मल जो मशीन है, तो फ्लैंक एंगल अगर हमें मेजर करना है तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम अप्रेटिस यूज करते हैं, जिसमें एक आपका प्रोटेक्टर आर्म होती है। तो प्रोटेक्टर आर्म को आप यहाँ पे थ्रेड के ऊपर माउंट करेंगे, और इसका जो फ्लेंज है उस फ्लेंज के ऊपर इस आर्म को इंक्लाइन करके हम यहाँ पे फिक्स करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये एंगल आपका कितने डिग्री का है जिसके ऊपर आपकी फ्लेंज इंक्लाइन है। तो यहाँ से हम आपके फ्लेंज का एंगल आपके प्रोटेक्टर आर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। एंड मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव डायमीटर। इफेक्टिव डायमीटर मेजर करने के लिए मोस्टली हमारे पास तीन मेथड हैं, 2 वायर मेथड, 3 वायर मेथड एंड माइक्रोमीटर मेथड। तो इन्हीं तीनों मेथड्स को हम यूज़ करके इफेक्टिव डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 वायर मेथड में क्या होता है कि आपके बेस साइज के वायर आपके माउंट किए जाते हैं आपकी जो भी थ्रेड्स हैं उसके ऊपर। तो थ्रेड्स के दोनों तरफ 2 वायर्स जो कि पर्टिकुलर उस डायमीटर को सूट करते हैं, उसके रूट तक उसे टच करते हैं, तो वो वायर वहाँ पे माउंट किए जाएंगे। उसके बाद एनविल की हेल्प से उसे फिक्स किया जाएगा, और जो वायर वहाँ पे फिक्स होंगे उन वायर्स की हेल्प से कैलकुलेशन करके हम यहाँ पे इफेक्टिव डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी का बेस्ट मेथड जो है वो रहता है आपका 3 वायर मेथड। यहाँ पे 2 वायर्स हैं, 3 वायर में एक साइड के अंदर एक की जगह 2 वायर यूज किए जाते हैं, और उन दोनों वायर्स को यूज़ करने के बाद जो एनविल हम यहाँ पे फिक्स करते हैं उस एनविल की हेल्प से हम कैलकुलेशंस करते हैं कि हमारे पास जो हमने वायर यूज किए थे उन वायर्स का डायमीटर कितना था, और फिर उन वायर्स के डायमीटर की हेल्प से हम यहाँ पे इफेक्टिव डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड आपके मोस्टली सिमिलर हैं। नॉर्मल आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो हम इन फार्मूलाज को यूज़ करके कर सकते हैं, जिनके अंदर हमें यहाँ पे ये वैल्यूज गिवन है, और ये वैल्यूज़ आपके डिफरेंट जो वायर्स हैं
उनकी डायमेंशंस होंगी। ये इसकी टर्मिनोलॉजी है वायर की, कि अगर हमारा ये वायर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये थ्रेड है, इस थ्रेड के बीच में अगर ये टच कर रहा है तो इसका कॉन्टैक्ट एरिया क्या होगा, और उन कॉन्टैक्ट एरिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कॉन्टैक्ट एरियाज के एंगल क्या होंगे, आपके सेंटर से एक्सिस कितनी होगी, और उसको हम रेडियस के अकॉर्डिंग डिफाइन करके हम कैलकुलेशंस कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 वायर है, ये 3 वायर था, जिसके अंदर आपने देखा कि यहाँ पे सिंगल वायर यूज किया गया है और नीचे की तरफ 2 डबल वायर यूज किए गए। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा गियर्स, वो गियर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक आपके सफिशिएंट